क्या आप एमपी डीएलएड की तैयारी कर रहे हो? क्या आपको डर सता रहा है कि आप एमपी डीएलएड की परीक्षा पास कैसे करोगे? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लेकर आए हैं डीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय समाज शिक्षा और पटचर्या बोध की इकाई 1। जी हां, हम बात करने वाले द्वितीय वर्ष के विषय समाज शिक्षा और पटचर्या बोध की, जिसमें पहले ही बता दूं इस इकाई में क्या क्या पढ़ेंगे आप, इस पूरे वीडियो में क्या क्या देखेंगे। इस पूरे इकाई के अंक विभाजन की बात होगी, कितने अंकों का आता है, कौन सा प्रश्न आता है, कितने नंबर का आता है। साथ ही साथ इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण, और उनके उत्तर भी जानेंगे। और तो और हम देखेंगे लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तरीय, कौन कौन से प्रश्न आते हैं और उनके उत्तर कैसे लिखने हैं। पूर्व डीएलएड की परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उनके उत्तर कैसे लिख रहे थे, और इस डीएलएड की परीक्षा में कैसे आएंगे ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो मिस मत करना। पूरी वीडियो देखोगे तो 20 अंक हासिल कर सकते हो। जी हाँ, पूरी इकाई पर 20 अंक आवंटित है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसके अंक विभाजन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप इन विषयों के पूरे नोट्स चाहते हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको संपूर्ण विषय का पूरे फुल कोर्स सभी विषयों के 8 के 8 विषयों के वीडियो मिल जाएंगे। सभी का आपको नोट्स मिल जाएगा, जिससे आप परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही कम दाम में नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल की प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट में हर विषय का वीडियो पहले से ही डला हुआ है, आप सब कुछ देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस इकाई के अंक विभाजन की। तो बात करें इस इकाई के अंक विभाजन की, तो इस पूरे इकाई पर अंक आवंटित है कुल 20। जी हाँ, इस पे अंक आवंटित है 20, जिसमें से 1 नंबर के इसमें आएंगे भाई 4 प्रश्न, यानी 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा। 2 नंबर के 2 प्रश्न, यानी 2 लघु उत्तरीय भी पूछेगा, अति लघु उत्तरीय 2 पूछेगा, वेरी शॉर्ट। और 3 मार्क्स का 1 प्रश्न पूछेगा, यानी लघु उत्तरीय। 4 मार्क्स का 1 प्रश्न पूछेगा, यानी दीर्घ उत्तरीय। और 5 मार्क्स का भी 1 प्रश्न पूछेगा, यानी अति दीर्घ उत्तरीय। तो यहाँ पर 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 क्या हो गया 16, 16 और 4 20। तो इस प्रकार से कुल 20 अंक आवंटित हो गए इस इकाई 1 से। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधा बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से हैं वस्तुनिष्ठ। तो देखिए यहां पर सबसे पहला, धर्म विहीन शिक्षा अंततः निरर्थक सिद्ध होती है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। किसने कहा भाई ये कथन? महात्मा गांधी ने कहा है। दूसरा देखिए, इस समय देश में कुल जातियां कितनी है? 2800, 2800 जातियां हैं इस समय पूरे देश भर में। अगला देखिए, शिक्षण संस्थानों का प्रतिदिन कार्य प्रारंभ कैसे होना चाहिए? प्रार्थना से। जो भी शिक्षण संस्था होते हैं उनका प्रतिदिन जो कार्य है, उनका जो शुरुआत है वो प्रेयर, प्रार्थना से शुरू होनी चाहिए। अगला, प्राचीन भारतीय समाज को कितने कालों में विभाजित किया जा सकता है? 7 कालों में। जी हाँ, प्राचीन भारतीय समाज को कितने भागों में, कितने कालों में बांटा जा सकता है? तो कुल 7 भागों में बांटा जा सकता है। अगला देखिए, भारतीय समाज की आधारशिला क्या है? भारतीय समाज की आधारशिला है धर्म। क्या है इसकी आधारशिला? धर्म है। याद रखिएगा, हमारा भारत का जो समाज है उसका आधार क्या है? धर्म है। हम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। अगला, बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था क्या है? भाई विद्यालय। बालक के सब सामाजिकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है, जो समाजीकरण में, उसके सोशलाइजेशन में मदद करती है, वो कौन सा? भाई विद्यालय है। अगला देखिए, भारतीय समाज में प्रधान है, क्या प्रधान है? धर्म। भारतीय समाज में जो प्रधान है, सबसे मेन है, वो क्या है? धर्म है। अगला देखिए, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया? अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव। इसको अपराध घोषित किया है किस अनुच्छेद में? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 यानी कि आर्टिकल 38 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को एक अपराध घोषित किया है। वहां से खत्म कर देगा समाज से। अगला देखिए, जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किस विद्वान का है? किस विद्वान ने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, यानी जाति में हम फंस जाते हैं? किसने कहा? तो डॉक्टर मजुमदार ने। जी हाँ, किसने कहा? तो डॉक्टर मजुमदार ने। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मजुमदार ने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, शिक्षक शिक्षा का एक ध्रुव है। ध्रुव मतलब होता है पहिया, भाई आधार स्तंभ है, पिलर है ना। भाई इसी के ऊपर समाज टिका हुआ है। जो शिक्षक जो है, शिक्षा का एक ध्रुव है। शिक्षक नहीं होगा तो शिक्षा कहां से मिलेगी? तो शिक्षक जो है वो शिक्षा का ध्रुव है। अगला देखिए, एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बतला है। शिक्षा जो होती है वह द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी मतलब दो तरफा, यानी कि शिक्षक सिखाएगा, छात्र सीखेगा। अगर मैं इधर से सिखा नहीं रहा होता या उधर से आप पढ़ नहीं रहे होते तो काम नहीं बनता। मैं सिर्फ आप पढ़ाते जाऊं, कोई वीडियो पे व्यू ना आए, कोई वीडियो ना देखे, कोई मतलब नहीं है। और आप वीडियो ढूंढे लेकिन आपको कोई वीडियो ना मिले डीएलएड की, तो वो भी बेकार है। तो दोनों तरफ से होनी चाहिए शिक्षा। तो शिक्षा जो है द्विमुखी प्रक्रिया है। किसने बताया? एडम्स ने बताया है। अगला देखिए,
शिक्षा और समाज का जो संबंध है वो अटूट है। इसका संबंध अटूट है भाई, शिक्षा और समाज का। ठीक, शिक्षा और समाज का जो संबंध है वो अटूट है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये 12 यहां पर हमारे क्या हो गए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हो गए, 12 एमसीक्यू। यहीं से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली सवाल पूछे जाएंगे, 100% गारंटी। 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इन्हीं 12 में से आएगा, 100% गारंटी। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। धर्म विहीन शिक्षा अंततः निरर्थक सिद्ध होती है, कथन किसका है, महात्मा गांधी का। मेरे साथ बोलते चलो तो याद हो जाएगा, आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। दूसरा, इस समय देश में कितनी जातियां हैं, 2800, 2800 जातियां हैं देश में। अगला, शिक्षण संस्थाओं का प्रतिदिन कार्य प्रारंभ होना चाहिए। दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, स्कूलों में और कॉलेजेस में, प्रार्थना से। अगला, प्राचीन भारतीय समाज को कितने कालों में विभाजित किया गया, बांटा गया है। प्राचीन भारतीय समाज, हमारा पुराना जो भारत का समाज है ना, इंडियन सोसाइटी, उसको 7 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 7 भागों में। अगला, भारतीय समाज की आधारशिला क्या है, भाई भारतीय समाज की आधारशिला धर्म है। भारतीय समाज की आधारशिला धर्म है। अगला, बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था क्या है, विद्यालय। भाई बालक का अगर समाजीकरण करना है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण संस्था, इंस्टीट्यूट जो है वो क्या है भाई, विद्यालय। क्योंकि बालक घर के बाद सबसे ज्यादा समय कहीं व्यतीत करता है तो वो अपने स्कूल में। तो बालक के समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है वो है विद्यालय। अगला देखिए, भारतीय समाज में प्रधान क्या है, धर्म। सबसे मेन मुख्य प्रधान क्या है, धर्म। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, तो भाई अनुच्छेद 38। छुआछूत को किस अनुच्छेद में, संविधान के किस आर्टिकल से हटाया गया है, तो अनुच्छेद 38 से अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किया गया, अपराध घोषित किया गया। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किस विद्वान का है, तो जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन डॉक्टर मजूमदार का है। अगला देखिए, शिक्षक शिक्षा का एक ध्रुव है, पहिया है, आधार स्तंभ है। एडम्स ने शिक्षा को कैसी प्रक्रिया का है, द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। जी हाँ, एडम ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बतलाया है। किसने बताया है, भाई एडम ने बताया है ऐसा। अगला देखिए, शिक्षा और समाज का अटूट संबंध है। शिक्षा और समाज का कैसा संबंध है, अटूट संबंध है। शिक्षा और समाज का अटूट संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं महत्वपूर्ण, जो आपको लघु उत्तरीय या फिर अति लघु उत्तरीय में पूछ सकता है। तो पहला प्रश्न है, शिक्षा के सामाजिक आधार कौन कौन से, भाई जो शिक्षा है उसका सामाजिक आधार कौन कौन सा है। तो शिक्षा का पहला सामाजिक आधार है भाई सामाजिक विकास, दूसरा है राष्ट्रीय विकास, तीसरा है शिक्षा तथा आर्थिक विकास। अगर आपको पूछे कि शिक्षा के सामाजिक आधार कौन कौन से हैं तो आप बताएंगे शिक्षा के सामाजिक अधिकार निम्नलिखित दिए गए हैं, फिर डैश देख नीचे लिखिए, नंबर 1 सामाजिक विकास, फिर उसमें थोड़ा सा डैश देके थ्योरी लिख दीजिए, समाज का विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, ब्ला ब्ला ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख दीजिए। राष्ट्र विकास, भाई शिक्षा से राष्ट्र का विकास होता है, राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा बड़ी आवश्यक है, ऐसा वैसा लिख दीजिए, 2-4 लाइन की थ्योरी, जम गया आपका उत्तर। शिक्षा तथा आर्थिक विकास, भाई शिक्षा से ही आर्थिक विकास होता है, आर्थिक रूप से संपन्न होना, देश का डेवलपमेंट जो है किस पर निर्भर है, शिक्षा पर ही निर्भर है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, भाई शिक्षा के महत्व को समझाइए। अब मुझे नहीं लगता ये प्रश्न बनाना पड़ेगा आपको ना, ये आपका होमवर्क है, बता देता हूं आपका होमवर्क है, लिखिए आप घर पर बैठ के। शिक्षा का महत्व, भाई शिक्षा नहीं होगा तो क्या होगा, आप खुद सोचना। आप तो शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप भारत के भावी शिक्षक हैं और आप छात्र भी रहे हैं, तो आप भाई शिक्षा के महत्व बहुत अच्छे से जानते हैं, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है शिक्षा का महत्व, ठीक है। तो आप जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बतलाइए। भाई स्वामी विवेकानंद जो थे उनके अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य था। भाई स्वामी विवेकानंद किसी और से अलग उद्देश्य तो नहीं बताएंगे। भाई हम चाहते हैं कि शिक्षा से मनुष्य अच्छा इंसान बने, तो महात्मा गांधी क्या चाहते थे, बुरा इंसान बने, नहीं भाई स्वामी विवेकानंद भी वही चाहते थे, महात्मा गांधी भी वही चाहते थे। तो ये ट्रिक है कि आप लिख दीजिए कि हाँ हर कोई समाज का विकास, राष्ट्र का विकास, देश का विकास चाहता है, आर्थिक रूप से संपन्नता चाहता है, अच्छे मनुष्य, अच्छे समाज का निर्माण चाहता है, समाज में सुख शांति चाहता है। तो ये सब कौन चाहता है, ये सब भाई स्वामी विवेकानंद जी चाहते हैं, ये सब महात्मा गांधी जी चाहते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये उनके अनुसार ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो किसी का भी आप लिख दोगे तो सही मिलेगा आपको, कोई गलत नहीं दे सकता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, गांधी जी के अनुसार शिक्षक में कौन कौन से गुण होना चाहिए। जो शिक्षक होता है भाई उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, अच्छा वक्ता बोलने वाला होना चाहिए, उसमें बालकों का परख, व्यक्ति परख होना चाहिए, वो थोड़ा सा पेशेंस यानी उसके अंदर संयम होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, ताकि वो जल्दी बहुत ज्यादा भावुक ना हो जाए, उतावला ना हो, और मतलब उसके अंदर एक अच्छे मनुष्य के सारे गुण चाहिए, ठीक है। तो एक शिक्षक ऐसा है जो सीख देने वाला हो, ज्ञान से युक्त होना चाहिए, विधियों का उसे ज्ञान हो अच्छे से, ये सब। फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद के शिक्षण विधियों की विशेषता बतलाइए। स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षण विधियां थी, यानी स्वामी विवेकानंद जिन तरीकों से सिखाते थे वो विधियां बतानी है। तो भाई स्वामी विवेकानंद जो थे वो ध्यान वाले तरीके से शांतचित्त होकर, एकाग्रचित्त होकर, मनचित्त होकर पढ़ना सिखाते थे। उनके अनुसार शिक्षा हासिल करने के लिए ध्यान आवश्यक है, मनुष्य का शांत होना आवश्यक है। तो ये सारी जो थी
स्वामी विवेकानंद का शिक्षण विधियों की विशेषताएं हैं। तो आप इनको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरा ध्यान हो जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण 17 क्वेश्चन है। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ये 17 प्रश्न उत्तर हैं जो आपकी डीएलएड की आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। तो इनको आप कंठस्थ कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड होता हूं, आप इसको रोक कर पॉज कर पूरा लिख भी सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वीडियो फास्ट हो रही है, मैं फास्ट बोल रहा हूं, तो भाई आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, फिर से समझ में भी आ जाएगा। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की ओर। तो स्टूडेंट्स, इतने सारे अच्छे और बढ़िया वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ लेने के बाद, उनके उत्तर जान लेने के बाद, अब हम बढ़ते हैं कुछ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरों की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक की वीडियो आपको पसंद आई है, मेरी मेहनत थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करके देखिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा स्रोत, मेरे लिए मोटिवेशन है। मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाकर ला पाऊंगा, बिल्कुल फ्री, आपको देख पाएंगे और मेरी मेहनत सफल होगी और आप परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों से पास होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां आपके कॉलेज का ग्रुप हो, उनके साथ शेयर करें, उनका भी भला होगा। आज शिक्षा बांटने से ही, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आप शिक्षक बनने वाले हो तो आपकी ये शिक्षा ही काम आएगी। तो प्लीज शेयर जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें से 18 नंबर का प्रश्न है कि श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बतलाइए। श्री अरविंद जी जो थे, समाज सुधारक थे, समाज सेवक थे, तो उन्होंने भी शिक्षा संस्थाओं का स्थापना किया था। तो उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, तो हम कैसे लिखेंगे। अब मैंने यहां शॉर्ट में लिखे सारे, तो आपको शॉर्ट में लिखना है, लॉन्ग में लिखना है। मैं ट्रिक बताता हूं कैसे लिखना है, ध्यान से सुनिए। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित दिया गया है। डैश दे देंगे। नंबर 1 शारीरिक विकास, ठीक। डैश देके उसमें 3-4 लाइन की थ्योरी लिखनी है कि भाई श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें, अपने शरीर का विकास करें। तो इसमें 2-3 लाइन लिख दिया। नंबर 2 ज्ञानेंद्रियों का विकास। डैश देके उसमें लिखेंगे मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों का विकास करने के लिए शिक्षा पर निर्भर होता है, शिक्षा से ही अपनी ज्ञानेंद्रियों का विकास कर सकता है। इसमें भी 2-3 लाइन ऐसे लिख दीजिए। फिर तीसरा मानसिक विकास। शारीरिक विकास और ज्ञानेंद्रिय विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी बहुत आवश्यक है, जो केवल किससे पूरा हो सकता है, शिक्षा से ही हो सकता है। तो इसमें भी लिख दीजिए ऐसा ही 3-4 लाइन की थ्योरी। फिर चौथा नंबर नैतिक विकास, उसमें भी लिखिए नैतिक विकास अति आवश्यक है, अनुशासन इसी से आता है, संस्कार की उत्पत्ति इसी से होती है। तो नैतिक विकास शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल है। ऐसा करके आप एक को लिख के 4-4 लाइन की थ्योरी लिख के डैश देकर पूरा लिख दीजिए। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा पद्धति के बारे में बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर किन विधि से पढ़ाना लिखाना चाहते थे, उनका मानना मतलब था शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किन विधियों से, किन पद्धतियों से छात्रों को शिक्षा देना चाहते थे। तो हम लिखेंगे टैगोर की शिक्षा पद्धति के बारे में निम्नलिखित अंक दिए गए हैं, निम्नलिखित बातें कही गई हैं। या टैगोर की शिक्षा पद्धति, ऐसी हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है। और नीचे फिर नंबर 1 लिखिए भ्रमण के समय पढ़ना। टैगोर के अनुसार भ्रमण के समय जो पढ़ी हुई चीजें होती हैं वो लंबे समय तक याद रहती हैं, जिन्हें बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, वगैरह वगैरह। ऐसा 2-4 बातें लिख दीजिए, घूमते घूमते पढ़ना, भ्रमण के समय पढ़ना। फिर नंबर 2 वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि। टैगोर के अनुसार वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि जो है पढ़ने की उत्तम विधि होती है। इसमें समग्र विकास होता है, पूरा का पूरा इसमें ज्ञान अर्जित होता है, इसमें डाउट्स क्लियर होते हैं, यानी इसमें हम शंकाएं दूर होती हैं और नए ज्ञान का अर्जन होता है। तो ये भी विधि टैगोर जी के द्वारा थी। उसके पश्चात क्रिया विधि, यानी करके सीखना है ना, प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं हम आजकल, ठीक। तो क्रिया विधि के द्वारा भी टैगोर इस तरह सीखने में, शिक्षा देने में विश्वास करते थे। तो आपको करना क्या है, एक लिखना है, डैश देके उसके नीचे पूरी थ्योरी लिखनी है 4-5 लाइन की। दूसरा लिखना है, फिर उसकी थ्योरी लिखनी है। तीसरा लिखनी है, फिर उसी को ऐसा समझा के थ्योरी लिख देनी है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे तो आपको पूरे 5 नंबर, पूरे 4 नंबर मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत बताइए। बुनियादी मतलब बेसिक शिक्षा जो होती है, मूल शिक्षा जो होती है, उसका सिद्धांत क्या है। तो बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत निम्नलिखित दिए गए हैं, ठीक है। ऐसा लिख दीजिए। बताइए भाई, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। भाई कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन, अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा जो है वो हमारे देश में है भी, राइट टू एजुकेशन के तहत, आरटी के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा मिलती है। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूलों में भी जो सीटें होती हैं 20% वो रिजर्व होती है, 25%, 20% सीटें किसके लिए, आरटी गरीब बच्चों के लिए। जी हाँ। उसके पश्चात देखिए दूसरा, उद्योग द्वारा शिक्षा। जी हाँ, उद्योग के द्वारा भी शिक्षा दी जा सकती है। उद्योग से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। आईटीआई जैसा कोर्स आपने देखा होगा, है ना, तो उसमें भाई सिखाया जाता है। तो उद्योग के माध्यम से धन अर्जित करना, आर्थिक विकास, साथ ही साथ शिक्षा भी बताई जाती है।
ठीक, मातृभाषा द्वारा शिक्षा, सबसे आसान तरीका यह है कि मातृभाषा में सीखे। मातृभाषा में सीखने में बालक या कोई व्यक्ति सहज महसूस करता है, तो मातृभाषा जो है शिक्षा का अच्छा माध्यम हो सकती है। ऐसा मतलब बुनियादी शिक्षा का क्या है, एक सिद्धांत है। और आप जिस भी राज्य में चले जाओ वहां पर मातृभाषा होती ही है। जैसे मध्य प्रदेश में हिंदी है ही है, महाराष्ट्र में जाओगे मराठी मिलेगी आपको एक विषय, और पंजाब में जाओगे पंजाबी मिलेगी, गुजरात में जाओगे गुजराती मिलेगी। तो मातृभाषा में ज्यादा सिखाते हैं ताकि छात्र आसानी से शिक्षा हासिल करें। अगला जो है स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब होता है, भाई गांधी जी ने भी कहा था, स्वावलंबन का मतलब अपने खर्चे खुद उठाना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना। अगर भारत में सबको शिक्षा दिलानी है तो कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि जो युवा लोग हैं वो अपने शिक्षा का खर्च खुद ही उठा सकें, ऐसा उन्हें उनके लायक बनाना होगा। तो ये स्वावलंबन, तो ये सारे तरीके जो है बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम, शिक्षा का समाज पर प्रभाव बतलाइए। अगर समाज में शिक्षा होगी तो क्या क्या प्रभाव होगा, मतलब शिक्षा नहीं होगी तो क्या हो सकता है, शिक्षा होगी तो क्या हो सकता है, प्रभाव बताना है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा का समाज पर प्रभाव, ऐसा हेडिंग लगा देना है, फिर इसमें लिखना है सामाजिक विकास। बिना शिक्षा के सामाजिक विकास संभव नहीं है, आप भी जानते हैं। तो यदि सामाजिक विकास है तो करना है तो हमें शिक्षा की आवश्यकता है। कोई भी अशिक्षित समाज में सामाजिक विकास नहीं होता, ऐसा आपने थ्योरी लिख दिया। नंबर 2 डालिए, सामाजिक जागरण, डैश देकर उसमें थोड़ी लिखिए कि शिक्षा के अभाव में समाज में जागरूकता की कमी होती है। समाज के लोग जागरूक नहीं होते, समाज में अपराध अन्याय ये सब बढ़ता जाता है, लोग अपने हकों से, अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। ये हम इसमें से लिख सकते हैं। तीसरा, सामाजिक नियंत्रण। भाई शिक्षा होगी तो ही समाज को नियंत्रण कर पाएंगे। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति देश को, राज्य को, गांव को, समाज को चला पाएगा। जी हाँ, तो सामाजिक नियंत्रण करने में आसानी होती है शिक्षा से, वरना जानवरों की तरह मारपीट लड़ाई झगड़ा तो करते हैं इंसान वैसे भी। ठीक, तो शिक्षा ही है जो उन्हें कंट्रोल में, नियंत्रण में रख सकती है। सामाजिक सुधार, पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही अपराध मुक्त होगा, उन्हें संस्कार सिखाएंगे, नैतिकता उनके अंदर होगी तो ही जो होगा हमारे समाज का सुधार होगा, समाज आगे बढ़ेगा। सामाजिक परिवर्तन, समाज में बदलाव आएगा, कुरीतियां, जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं वो सब बदलेंगे, तो सामाजिक परिवर्तन भी होगा। किससे, इसी से होगा। तो ये सारे जो है हमारे समाज पर शिक्षा का प्रभाव है। तो ये सारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो गए। ये 21 कुल 21 प्रश्न उत्तर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे मत लिखना, ये मैंने सिर्फ याद करने के लिए, ट्रिक के लिए बताया आपको। ये लिखकर इसके अंदर थ्योरी लिखना जरूरी है, इसको समझाना अति आवश्यक है, तभी पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो स्टूडेंट, ये तो बात होगी सारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की इस इकाई के। साथ ही साथ आप अगर नोट चाहते हैं इस पूरे संपूर्ण विषयों के, सभी द्वितीय वर्ष के सभी नोट्स चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको बहुत ही कम दाम में, बहुत ही किफायती दाम में सारे नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए। वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत आपको जरा से भी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप और किसी का भला करना चाहते हैं, आप एक शिक्षक रूप में देखना चाहते हैं अपने आप को, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो भी शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, जो भी डीएड बीएड कर रहे हैं, सीटेड कर रहे हैं, वो इसको देखकर ज्ञान अर्जित कर सके और मेरी मेहनत सफल हो और आप भी सच्चे शिक्षक कहलाएं। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी क्लास का ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम की, उस लिंक पे जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।